हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है इंडिया रिएक्शन। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारे बीच में एलियंस है या नहीं। अगर हकीकत में एलियंस है तो कहाँ पे रहते हैं, किस जगह पे रहते हैं, वो हम पूरा इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और भाई हमारा बताने वाले हैं। इसका वीडियो जो है मैंने रिएक्शन पे डाला है। तो दोस्तों, आज का रिएक्शन बहुत ही अच्छा होने वाला, मज़ेदार होने वाला है और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम पूरा कवर करेंगे, पूरा वीडियो देख के उसके बाद हम बताएंगे आपको कि एलियंस के बारे में क्या विचार है, क्या राय है। आपको कमेंट में ज़रूर बताना आपको। हाँ, तो चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके। नमस्कार दोस्तों, क्या इस पूरे ब्रह्मांड में हम इंसान अकेले हैं या फिर हमारे अलावा भी कहीं और कोई इंटेलिजेंट लाइफ मौजूद है? अगर एलियंस सही में एग्जिस्ट करते हैं तो ये सोचना बड़ा स्वाभाविक है कि शायद एलियंस के मन में भी ऐसे ही सवाल उठते होंगे कि कहीं इस यूनिवर्स में वो अकेले तो नहीं। हमारे यूनिवर्स में दो इंटेलिजेंट स्पीशीज के बीच में कम्युनिकेशन कैसे बनाया जाए, इसी सोच को ध्यान में रखते हुए नासा ने कई प्रोजेक्ट्स शुरू किए ताकि हम किसी तरह एलियंस को एक संदेश भेज सके। ये साल 1977 की बात है कि नासा ने अपना वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया और उसका मिशन क्लियरली डिफाइन किया। हमारा सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल की खोज को बाहरी प्लैनेट्स के आसपास से लेकर सूर्य के प्रभाव क्षेत्र की बाहरी सीमाओं तक और शायद उससे भी आगे तक बढ़ाना। सिंपल भाषा में कहा जाए तो ये एक इंटरस्टेलर मिशन था। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में करोड़ों अरबों सोलर सिस्टम्स हैं। इन सोलर सिस्टम्स के बीच में जो जगह है उसे इंटरस्टेलर स्पेस कहा जाता है। आज के दिन तक नासा ने सिर्फ 5 इंटरस्टेलर स्पेसक्राफ्ट्स लॉन्च किए हैं। इनके नाम हैं पायनियर 10, पायनियर 11, वॉयेजर 1, वॉयेजर 2 और न्यू होराइजन्स। और इन 5 में से सिर्फ 2 ही एक्चुअली में इंटरस्टेलर स्पेस तक पहुंच पाए हैं, क्योंकि सोलर सिस्टम को छोड़कर जाने में बहुत बहुत लंबा समय लगता है। और ये 2 जो छोड़कर जा पाए हैं, ये 2 बड़े खास हैं, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2। इन्होंने सोलर सिस्टम की एक ऐसी सैर लगाई कि हमें जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून की एक कमाल की फोटोज मिल पाई। आज के दिन तक वॉयेजर 2 इकलौता स्पेसक्राफ्ट है जो यूरेनस और नेपट्यून के पास गया है। और वॉयेजर 1 का सफर तो इतना लंबा रहा है कि ऑफिशियली धरती से सबसे दूर पहुंचने वाला मैनमेड ऑब्जेक्ट बन चुका है। एज ऑफ अक्टूबर 2024 ये 24.7 बिलियन किलोमीटर दूर है धरती से। लेकिन इन दोनों वॉयेजर्स की सबसे दिलचस्प बात तो यही है कि इनमें मौजूद हैं एलियंस के लिए ढेर सारे मैसेजेस, जिनको साथ लिए ये अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। ये मैसेजेस जो इस उम्मीद से भेजे गए कि शायद हमारी कभी मुलाकात एलियंस से हो और इन संदेशों के जरिए हम उन्हें अपने बारे में कुछ बता सकें। We step out of our solar system into the universe. आखिर क्या छिपा है इन पिटारों में? क्या है वो संदेश इंसानों की तरफ से जो नासा एलियंस को बताना चाहती है? आइए जानते हैं वॉयेजर मिशंस की पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। ये साल 1965 की बात है दोस्तों कि नासा में काम करने वाले एक इंजीनियर ने नोटिस किया कि हमारे सोलर सिस्टम के आखिरी 4 प्लैनेट्स जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून एक बड़ी ही अनोखी ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट में आ जाएंगे लेट 1970s के समय में। एक ऐसी अनोखी अरेंजमेंट जो 175 सालों में सिर्फ एक बार आती है। इस अरेंजमेंट का मतलब था कि एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट भेजा जा सकता था जो इन चारों प्लैनेट्स के ग्रेविटेशनल फोर्स का फायदा उठाकर इन चारों प्लैनेट्स के पास से गुजर जाए, बहुत कम फ्यूल और समय इस्तेमाल करते हुए। इस प्रिंसिपल को ग्रेविटी असिस्ट कहा जाता है। किसी प्लैनेट या स्पेस में मौजूद किसी और ऑब्जेक्ट के मास का इस्तेमाल करना अपनी स्पीड और ट्रेजेक्टरी बदलने के लिए। इसी के आधार पर नासा ने वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 मिशंस के प्लान्स बनाए और यही कारण कि साल 1977 का ईयर चुना गया इन दोनों स्पेसक्राफ्ट्स को लॉन्च करने के लिए। मिशन के अनुसार वॉयेजर 1 को जुपिटर और सैटर्न के पास से फ्लाई बाय करना था, खासकर सैटर्न के बड़े मून टाइटन पर फोकस करते हुए। दूसरी तरफ वॉयेजर 2 जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून के पास से गुजरना था। दोनों स्पेसक्राफ्ट्स के डिजाइन की बात करें तो एक दूसरे से काफी सिमिलर थे। दोनों 3 आइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर पावर्ड थे। इनको सोलर पैनल नहीं लगे थे क्योंकि मार्स जुपिटर को पार करते ही सोलर काफी हद तक यूजलेस हो जाती है। उतनी दूर पहुंचकर सूरज की किरणें इतनी
एनर्जी नहीं रह जाती कि उससे सोलर एनर्जी निकाली जा सके, और इनका मिशन तो सोलर सिस्टम पार करना था। इसलिए ये जो डिवाइसेस हैं ये प्लूटोनियम एलिमेंट के रेडियो एक्टिव डीके से पावर्ड है। प्लूटोनियम जब डीके होता है तो हीट निकलती है, उस हीट को बिजली में कन्वर्ट करा जा सकता है। यही से ये नाम आता है रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर। इसके अलावा दोनों स्पेस प्रोब्स में 10 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए थे। इसमें था एक 2 कैमरा इमेजिंग सिस्टम तस्वीरें खींचने के लिए, एक स्पेक्ट्रोमीटर जो हाइड्रोजन की एबंडेंस को मेजर करता, दूसरा स्पेक्ट्रोमीटर जो अंतरिक्ष में अल्ट्रावायलेट एक्टिविटी मेजर करता, एक मैग्नेटोमीटर जो प्लैनेट्स की मैग्नेटिक को एक हाई कम्युनिकेट करने के लिए धरती के साथ, और बाकी छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट्स रेडिएशन के अलग अलग लेवल्स को मापने के लिए। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वॉयजर 2 का लॉन्च वॉयजर 1 से पहले किया जाता है। 20 अगस्त 1977 में वॉयजर 2 लॉन्च होता है और 16 दिन बाद 5 सितंबर 1977 को वॉयजर 1 का लॉन्च होता है नासा केनेडी स्पेस सेंटर से। जो रास्ता वॉयजर 1 ने लिया वो ज्यादा छोटा और तेज था वॉयजर 2 के कंपैरिजन में। तो जुपिटर के पास सबसे पहले वॉयजर 1 ही पहुंचता है और मार्च 1979 में ये जबरदस्त टाइम लैप्स इसके द्वारा लिया जाता है। ये 4 अलग अलग फोटोज से द्वारा बनाया गया एक टाइम लैप्स है। हर एक तस्वीर जुपिटर के एक रोटेशन पीरियड बाद ली गई है। लगभग 10 घंटे का समय लगता है जुपिटर को रोटेट करने में। ये पहली बार कि जुपिटर और जुपिटर के मून्स की इतनी क्लियर कट फोटोज में देखने को मिलती है। यहीं पर डिस्कवरी हुई जुपिटर के रिंग्स की। बहुत से लोगों को लगता है कि सिर्फ सैटर्न प्लैनेट के अराउंड रिंग्स मौजूद हैं, लेकिन रिंग्स जुपिटर के अराउंड ही, हालांकि वो इतने क्लियरली दिखते नहीं जब तक पास से ना देखो। ये जो जुपिटर प्लैनेट है, इस मून्स और इसके रिंग्स, इन तीनों कंपोनेंट्स को साथ में मिलाकर जोवियन सिस्टम कहा जाता है। ये जोवियन शब्द रोमन गॉड ऑफ स्काई थंडर से आता है, जोव जिसका नाम है, जुपिटर भी है, यहाँ से प्लैनेट का नाम है। अब कुछ दोस्तों जुपिटर जैसे ही 3 प्लैनेट मौजूद है हमारे सोलर सिस्टम में, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून। इन सभी प्लैनेट्स पर रिंग मौजूद है, बहुत सारे मून्स मौजूद हैं, और ये सारे के सारे गैस जाइंट्स भी हैं। यही कारण कि इन चारों प्लैनेट्स को मिलाकर जोवियन प्लैनेट्स कहा जाता है, जुपिटर लाइक प्लैनेट्स। इसी जोवियन सिस्टम की एक्सप्लोरेशन के दौरान वॉयजर 1 जुपिटर के आईओ मून की ऑनगोइंग वोल्केनिक एक्टिविटी की खोज करी। ये भी पहली बार था जब इंसानों ने किसी और प्लैनेट पर एक्टिव वोल्केनोस को देखा। वॉयजर 1 के जुपिटर पहुंचने से पहले हमें लगता था कि जुपिटर के पास 13 अलग अलग मून्स मौजूद हैं, लेकिन इसके आने के बाद पता चला कि 2 और 4 मौजूद हैं। कुछ महीने बाद 9 जुलाई 1979 को वॉयजर 2 जुपिटर के पास पहुंचा और भी ज्यादा करीब था जुपिटर के। इसके पास आने से एक और नया चांद हमें देखने को मिला। पता चला एक और मून मौजूद है जुपिटर के पास। इन वॉयजर मिशंस की डिस्कवरी के कारण जुपिटर के जो मून्स थे वो 13 से बढ़कर 16 हो गए। लेकिन आज के दिन पता है क्या दोस्तों, हम 95 अलग अलग मून्स डिस्कवर कर चुके हैं। सुना आपने 95 अलग अलग चांद जो जुपिटर के चारों तरफ घूम रहे हैं। इससे करीब 1.5 साल बाद 12 नवंबर 1980 को वॉयजर 1 पहुंचता है सैटर्न के पास। इस वक्त तक वॉयजर 1 की स्पीड इतनी तेज हो गई वॉयजर 2 के मुकाबले कि वॉयजर 2 को सैटर्न तक पहुंचने में करीब 9 महीने और। सैटर्न पर पहुंचते ही वॉयजर 1 ने 3 नए मून्स की खोज करी, एटलस, प्रोमेथियस और पैंडोरा। हाँ, ये पैंडोरा नाम वही है जो अवतार फिल्म में एलियन प्लैनेट का नाम रहा जाता है, लेकिन असलियत में ये सैटर्न मून का नाम है। उस समय सैटर्न की नोन मून की लिस्ट करीब 15 तक थी, लेकिन आज के दिन हमने करीब 146 मून्स की खोज कर ली है सैटर्न के। वॉयजर 1 ने कई सारे मून्स की फोटोज खींची जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनसे शायद सबसे इंटरेस्टिंग ये टाइटन मून। धरती के अलावा ये इकलौता ऐसा ऑब्जेक्ट है हमारे सोलर सिस्टम में जिसका हमें क्लियर एविडेंस मिला है यहाँ पर बहुत सारा लिक्विड स्टेट में पानी मौजूद है। यही कारण कि कई सारी साइंस फिक्शन मूवीज इस पर बनी है जिससे टाइटन को ऐसी जगह दिखाया जहाँ पर या तो इंसान रहते हो या फिर जहाँ पर इंसान जाकर रह सके। सैटर्न को पार करने के बाद वॉयजर 1 और वॉयजर 2 के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। वॉयजर 2 जाता है यूरेनस और नेपट्यून की ओर। ये पहला और इकलौता मैनमेड ऑब्जेक्ट बन जाता है इन प्लैनेट्स के पास गुजरने वाला। साल 1986 में यूरेनस के पास और 1989 में नेपट्यून के पास से गुजरता है और कुछ ये फोटोज हमारे साथ। वॉयजर 1 दूसरी तरफ अपनी ट्रैजेक्टरी बदल देता है और एक्लिप्टिक प्लेन से बाहर चला जाता है। एक्लिप्टिक प्लेन अगर आप नहीं जानते, ये एक इमेजिनरी प्लेन जिस पर हमारे सारे प्लैनेट्स अपने अलग ऑर्बिट्स में सूरज के चक्कर लगाते हैं। इसे अगर आप 3 डायमेंशंस में देखो तो कुछ ऐसा दिखाई देता है ये प्लेन। सारे ही प्लैनेट्स में कुछ छोटे डिग्रीज का अंतर होता है, लेकिन एक फ्लैट प्लेन पर लगते हैं ऑलमोस्ट। लेकिन वॉयजर 1 से बाहर ऊपर उठकर
निकल जाता है। वॉयेजर 1 का प्रोब ग्रेविटी असिस्ट की मदद से बहुत स्पीड पकड़ लेता है। आज के दिन यह अंतरिक्ष में उड़ रहा है 60,000 किलोमीटर आवर की ज्यादा स्पीड से। इस डायग्राम में आप देख सकते हो वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 आज के दिन कहां पर मौजूद है। 1 जनवरी 1990 को वॉयेजर के इंटरस्टेलर मिशन की शुरुआत होती है। ऑफिशियल मिशन सन के इन्फ्लुएंस से बाहर निकलने का। अगले ही महीने वैलेंटाइंस डे दिन 14 फरवरी 1990 को वॉयेजर 1 के द्वारा एक बड़ी मशहूर फोटो ली जाती है, द पेल ब्लू डॉट। ये फोटो जिसमें वॉयेजर 1 धरती से करीब 6 बिलियन किलोमीटर दूर है और हमारी धरती इसमें सिर्फ 42 कलर डॉट की तरह दिखाई दे रही है। इसी पर्सपेक्टिव से वॉयेजर 1 के कैमरा ने एक इनर सोलर सिस्टम, एक फैमिली पोर्ट्रेट जिसमें वीनस, अर्थ, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्टून सब शामिल थे। अब इसमें मरकरी और मार्स कहां गए तो वो इसलिए दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि सन की रिफ्लेक्शन इतनी ज्यादा पड़ रही थी, वो उसमें गायब से हो गए। और प्लूटो बेचारा आज के प्लेनेट तो वैसे ही नहीं है, उसको कोई परवाह नहीं करता, लेकिन इस फोटो के लिए भी वो बहुत छोटा था, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा। क्या करूं, जॉब छोड़ दूं? ये आखिरी कुछ फोटोज खींचने के बाद वॉयेजर 1 के कैमरास को बंद कर दिया जाता है ताकि पावर और मेमोरी दोनों बचाई जा सके। और एक्चुअली इसके बाद था नहीं जिसकी तस्वीर इतने अंधेरे में खींची जा सके। वॉयेजर 1 सीधा आगे बढ़ रहा था इंटरस्टेलर स्पेस के अंधेरे की ओर। इसके बाद सालों तक वॉयेजर 1 का कोई नया अपडेट नहीं आया। साल 1998 में थोड़ा सा अपडेट बताया जाता है कि धरती सबसे दूर पहुंचने वाला मैन मेड ऑब्जेक्ट बन गया है। फिर साल 2004 में बताया जाता है कि वॉयेजर 1 ने टर्मिनेशन शॉक पार कर लिया है। ये एक ऐसा पॉइंट होता है हमारे सोलर सिस्टम की एज पर जहां सोलर विंड अचानक से धीमी हो जाती है। आप पूछो ये सोलर विंड क्या है? ये असल में सूरज से आने वाले लास्ट पार्टिकल्स होते हैं। इस सोलर सिस्टम के चारों ओर एक बबल बना देते हैं। इस बबल को हीलियोस्फीयर कहा जाता है और ये हीलियोस्फीयर हमें इंटरस्टेलर रेडिएशन से बचाता है। जब हम हीलियोस की आउटर बाउंड्री हीलियोपोज के करीब पहुंचते हैं तो सोलर विंड और कमजोर हो जाती है। इस डायग्राम को देखकर आप बेहतर समझ सकते हो। शुरुआत में हमारे प्लैनेट से नेपट्टून के बाद एक कुइपर बेल्ट आती है जहां से कई सारे कॉमेट्स कर आते हैं। इस बात मैंने एस्ट्रॉइड वाले वीडियो में करी थी। यहीं से लगभग शुरू हो जाता है टर्मिनेशन शॉक रीजन। इसके बाद आती है हीलियोपोज की बाउंड्री। हीलियोपोज के आने के बाद कई सारे डायग्राम्स में एक बो शॉक का रीजन दिखाया जाता है इंटरस्टेलर स्पेस आने से पहले। ऐसा कई सारे साइंटिस्ट का मानना था। वॉयेजर 1 जब तक यहां नहीं गया था। 25 अगस्त साल 2012 में वॉयेजर ने हीलियोस्फीयर को पीछे छोड़ दिया और फाइनली इंटरस्टेलर स्पेस में एंट्री मार ली। और उसके बाद से साइंटिस्ट का नजरिया ही बदल गया इस बो शॉक वाले रीजन को लेकर। आज के दिन साइंटिस्ट का मानना है कि ये वाला रीजन बेसिकली एक इंटरैक्शन का एरिया है जहां पर इंटरस्टेलर रेडिएशन आकर सोलर विंड से मिलती है। एक डिफ्यूजन रीजन जहां पर कोई क्लियर कट बाउंड्री नहीं है। लेकिन सोच कर देखो दोस्तों, ये सिर्फ साल 2012 में था वॉयेजर 1 ने बाउंड्री क्रॉस। पूरे 22 साल समय लगा इंटरस्टेलर मिशन को इंटरस्टेलर स्पेस तक पहुंचने में। इस चीज को कंफर्म करने नासा ने 8 महीने का समय लगाया। कई सालों तक इन्होंने डेटा को रीचेक किया, डबल चेक किया और फाइनली सितंबर 2013 में ही इन्होंने अनाउंस किया था कि इंसानों के हाथों द्वारा बनाई एक चीज ने पहली बार सोलर सिस्टम की सतह पार कर ली। डेटा साइंस का ही कमाल है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन की इस फील्ड में हम इतनी चीजों को बेहतर समझ पाए। लेकिन स्पेस एक्सप्लोरेशन ही नहीं, डेटा साइंस आज के दिन वन ऑफ द मोस्ट लुक्रेटिव करियर बन चुका है इस दुनिया में। इसका इस्तेमाल और एक इंडस्ट्री में किया जाता है, ऑटोमोबाइल, फाइनेंस, मीडिया, हेल्थकेयर। अगर आप अपने आप को इसमें अपस्किल करना चाहते हो और इस डायनेमिक फील्ड में एंटर करना चाहते हो तो आज के वीडियो स्पॉन्सर Scalar.com आपको एक सॉल्यूशन ऑफर करते हैं। Scalar एक ऑनलाइन टेक लर्निंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड करता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में। टॉप टेक कंपनीज के इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स यहां पर लर्नर्स को मेंटर करते हैं। Scalar ने अब तक 15,000 लर्नर के करियर ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प की है और आप स्टूडेंट्स की सक्सेस स्टोरीज इस सेक्शन में देख सकते हो। और 100 से भी ज्यादा कैपस्टोन प्रोजेक्ट का एक्सेस मिलता है आपको इंडस्ट्री बनाने में हेल्प करेंगे। Scalar ने गूगल, मेटा, फ्लिपकार्ट, अमेज़न, मिंत्रा जैसी 900 से ज्यादा कंपनीज के साथ प्लेसमेंट पार्टनरशिप की है जिसके थ्रू वो अपने लर्नर्स प्लेसमेंट असिस्ट प्रोवाइड करते हैं। इनका एक इजी EMI ऑप्शन भी है 2 साल के लिए 0% इंटरेस्ट के साथ। तो अगर आपको लगता है कि Scalar आपके करियर बूस्ट करने में आपकी मदद कर सकता है तो ये वेबसाइट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी लिंक का इस्तेमाल करके आप एक फ्री लाइव मास्टर क्लास के लिए साइन अप कर सकते हैं जिसमें मल्टीपल टॉपिक्स पे मास्टर क्लासेस ऑर्गेनाइज होती हैं और खुद से ही उसकी वैल्यू जज कर सकते हैं। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ये हमें कैसे पता चला कि वॉयेजर 1 ने बाउंड्री क्रॉस करी। ये हमें पता चला दोस्तों इसके प्लाज्मा वेव इंस्ट्रूमेंट
अप्रैल 22 मई 2013 के बीच में पावरफुल सोलर इरप्शन रिकॉर्ड की गई वॉयेजर 1 में। से वॉयेजर 1 के पास के इलेक्ट्रॉन्स वाइब्रेट होने लगे और रिसर्चर्स ने नोटिस किया कि वॉयेजर 1 के आसपास की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है अब वो हीलियोस्फीयर की तुलना में बहुत ज्यादा हो गई है। इसी से ये हमें पता लगा कि ये इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंचा है। आप सोचो लेकिन ये कैसे हो सकता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सोलर सिस्टम के बाहर ज्यादा है सोलर सिस्टम के अंदर के कंपैरिजन में। ऐसा इसलिए है क्योंकि हीलियोपोस जो रीजन था वहां पर सोलर विंड एक बहुत बड़ा डिप महसूस होता है। जब वॉयेजर 1 हीलियोपोस के एरिया में था तब वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम हो गई थी और जैसे ही ये इंटरस्टेलर स्पेस में आया एक सडन स्पाइक देखने को मिला। बस इतना है कि हीलियोपोस से पहले जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में स्पाइक आई थी सोलर विंड की वजह से थी और हीलियोपोस के बाद जो स्पाइक आई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में ये इंटरस्टेलर विंड की वजह से थी। ये सारी चीजें हमें पता चल पा रही थी इस हाई गेन एंटीना की मदद से। सारी फोटोज, सारी इंस्ट्रूमेंट की फाइंडिंग, सारी मेन क्रिटिकल जानकारी सब इस एंटीना के जरिए ट्रांसमिट हो रही थी और धरती पर रिसीव की जा रही थी नासा के डीप स्पेस नेटवर्क स्टेशन द्वारा। ये डीप स्पेस नेटवर्क स्टेशन भी अपने आप में बड़ी कमाल की चीजें हैं। धरती के 3 कोनों में मौजूद है, कैलिफोर्निया, मैड्रिड और ऑस्ट्रेलिया में कैनबरा। ये तीनों लोकेशंस जैसा कि आप इस एनिमेशन में देख सकते हो धरती का ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर करती है। अगर आपने व्लॉग चैनल को देखते तो शायद आपको याद हो मैंने ऑस्ट्रेलिया में मौजूद इस डीप स्पेस नेटवर्क स्टेशन का एक टूर कराया था इस वाले व्लॉग में। अगर आपने नहीं देखा इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। जब रिसर्च को ये सारा डेटा मिला तो उन्होंने इसे बैक ट्रैक किया और देखा कि वॉयेजर 1 ने एग्जैक्टली कौन से दिन इंटरस्टेलर स्पेस एंटर किया था और तब ये 25 अगस्त 2012 की डेट कंफर्म हुई। और इत्तेफाक देखिए वही दिन था एग्जैक्टली जिस दिन चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान नील आर्मस्ट्रांग का देहांत हुआ था। अच्छा, ये सारी बात तो हुई वॉयेजर 1 की। यहां पर वॉयेजर 2 का क्या हुआ? वॉयेजर 2 ने भी इंटरस्टेलर स्पेस में एंट्री मारी करीब 6 साल बाद 5 नवंबर 2018 में। सिर्फ 2 स्पेस प्रोब्स जो आज के दिन तक ऐसा कर पाए हैं। इन दोनों के अंदर मौजूद है एलियंस के लिए कुछ संदेश। अब इन दोनों वॉयेजर मिशंस ने कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़े हों लेकिन एलियंस को संदेश भेजने के प्रयास स्पेसक्राफ्ट नहीं थे। इससे पहले पायनियर 11 ने भी कोशिश करी थी। एक्चुअली जो इस वॉयेजर्स में भेजे हैं एलियंस के लिए वही मैसेजेस पहले पायनियर 10 और 11 में भेजे। बस फर्क है कि वॉयेजर्स में नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके और ज्यादा डिटेलिंग के साथ उन मैसेजेस को भेजा गया है। एक छोटी सी गोल्ड एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम की प्लेट है जो पायनियर्स 10 और 11 स्पेसक्राफ्ट पर लगाई गई थी। इस पर लिखी गई चीजें एलियंस को हमारी प्लैनेट अर्थ के बारे में बताती हैं। नासा ने इसे अ मार्क ऑफ मैन कहा है। ये प्लेट सिर्फ 15 से 23 सेंटीमीटर की है लेकिन इस पर 5 इंग्रेव्ड डायग्राम्स हैं। ये गैलेक्सी में हमारी लोकेशन के बारे में जानकारी देती है। बीच में एक रेडियो डायग्राम है जो असल में एक मैप है। इस मैप में हमारी सूरज की पोजीशन को 14 पल्सर्स के रिलेशन में दिखाया गया है। पल्स जो है डीजनरेटेड स्टार्स होते हैं जो तेजी से घूमते हैं और रेगुलर पल्सेस एमिट करते हैं। बेसिकली इस नक्शे को समझने के लिए इंटेलिजेंस लेवल इतना होना चाहिए कि ये सारी नॉलेज पहले से पता हो एलियन को। प्लान के निचले हिस्से में सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स को दिखाया गया है और सबसे लेफ्ट में सूरज है, उसके बाद सारे प्लैनेट्स आते हैं। एक एरो बना हुआ है यहाँ पर जो तीसरे प्लैनेट की तरफ पॉइंट आउट करता है कि ये वो प्लैनेट जहां से स्पेसक्राफ्ट निकल आया है। इसके मिड राइट हिस्से में एक स्पेसक्राफ्ट का सिलुएट दिखाया गया है और साथ ही साथ आप देख सकते हो एक ड्राइंग, एक पुरुष और एक महिला। बेसिकली ये दिखाने की कोशिश करी गई है कि हम इंसान ऐसे दिखते हैं जिन्होंने इस स्पेसक्राफ्ट को बनाया है। नासा ने कहा है ये इंटरस्टेलर स्लैब दर्शाता है कि मानव जाति के पास मानव विकास के युग की भौतिक समस्याओं से परे एक स्पिरिचुअल इंसाइट है। मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो ये शीट काफी बेसिक सी है, ज्यादा कुछ पता नहीं चला एलियन को अगर इसे देखा तो। इस वॉयेजर मिशन में जो चीजें भेजी गई वो ज्यादा डिटेल्ड थी। वॉयेजर्स के साथ भेजे गए मैसेजेस असल में 12 इंच गोल्ड प्लेटेड कॉपर और फोनोग्राफ रिकॉर्ड, इनमें आवाजें और इमेजेस दोनों शामिल हैं। रिकॉर्ड्स वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 दोनों पर भेजे गए हैं। थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि इनमें क्या है। फोनोग्राफ जो है इसे ग्रामोफोन भी कहा जाता है। ये कुछ ऐसा दिखता है। ये फ्लैट डिस्क्स होती हैं जिनमें साउंड्स को स्टोर किया जा सकता है। ये एक जमाने में काफी पॉपुलर हुआ करते थे और 1970 जमाने में काफी पॉपुलर होते थे जब वॉयेजर्स को बनाया जा रहा था। इन डिस्क्स पर ग्रूव्स एक स्पाइरल पैटर्न में अरेंज्ड होते हैं जिनमें साउंड वेव्स इनकोडेड होती हैं। जब एक सुई इन ग्रूव्स के साथ लगकर चलाई जाती
वाइब्रेशंस निकलती हैं जो साउंड बॉक्स तक पहुंचती है। यहाँ पर एक मेम्ब्रेन होता है जिसके वाइब्रेट होने पर इन डिस्क में रिकॉर्ड की गई साउंड वेव्स दोबारा अक्सर इन साउंड्स को के जरिए और एम्प्लीफाई किया जाता है ताकि लाउडली क्लियरली आवाज सुनाई। आज हमारे पास साउंड और रिकॉर्ड्स हैं जो कंसर्ट काम के टेक्नोलॉजी आज के दिन सुई से होने वाली वाइब्रेशन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में पहले कन्वर्ट किया जाता है और फिर साउंड को एम्प्लीफाई किया जाता है। यहाँ पर ऐसा नहीं किया जा रहा है। ये जो रिकॉर्ड इसमें भेजा गया है इसे गोल्डन रिकॉर्ड का नाम दिया गया है। इस रिकॉर्ड के कंटेंट्स को 4 अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किया गया है। पहला सेक्शन है सीन्स फ्रॉम द अर्थ, 115 इमेजेस और डायग्राम्स जो हमारे प्लैनेट और हमारे प्लैनेट्स पर मौजूद स्पीशीज के बारे में बताते हैं। इसमें मैथमेटिकल, केमिकल और फिजिकल डिफिनेशंस भी मौजूद हैं। दूसरी है ग्रीटिंग्स फ्रॉम द अर्थ, अलग अलग भाषाओं में इंसानों की ग्रीटिंग्स। साथ में प्रिंटेड मैसेज है जो अमेरिकन प्रेसिडेंट जिमी कार्टर और उस वक्त के यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल कर्ट वाल्डर ने लिखा। वो लगता है कि इसे समझने के लिए एलियंस को इंग्लिश आनी जरूरी है। तीसरा सेक्शन है म्यूजिक फ्रॉम द अर्थ, म्यूजिकल सेक्शंस हमारे धरती पर मौजूद अलग अलग कल्चर्स और एरास। इसमें 28 ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं ईस्टर्न और वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक की, और एक इंडियन गानी बेस्ड ऑन राग भैरवी, जात कहाँ हो जिसे गाया गया है चौथा सेक्शन है साउंड्स ऑफ द अर्थ जिसमें अलग नेचुरल साउंड्स सुनी गई हैं, जिसमें 21 अलग अलग ह्यूमन एक्टिविटीज, मशीनों की और नेचुरल फिनोमिना की आवाजें हैं जो ऐसी हैं। अब सही बात है, एलियंस को अभी आवाजें सुनी है तो उन्हें इस फोनोग्राफ को ऑपरेट करना आना चाहिए, और इसी के लिए नासा के साइंटिस्ट ने इंस्ट्रक्शंस भी रखी हैं इन डब्बों के अंदर। अब अच्छी बात यह है कि उन्होंने इन इंस्ट्रक्शंस को किसी इंग्लिश हिंदी भाषा में नहीं लिखा, क्योंकि ऑब्वियसली क्या चांस है कि एलियन को हम भाषा समझ में आएगी। लेकिन बुरी खबर यह है कि उन्होंने इन इंस्ट्रक्शंस को डायग्राम से दर्शाया गया। बुरी खबर मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जरा डायग्राम को देखो, एलियंस को भूल ही जाओ, आप खुद देखो इस डायग्राम को और बताओ इन इंस्ट्रक्शंस को देखकर, इन डायग्राम्स को देखकर क्या आप समझ पा रहे हो कि फोनोग्राफ की मशीन को कैसे ऑपरेट करना है। मेरी राय में आज के दिन के 90% इंसान भी इंस्ट्रक्शन नहीं समझ आएंगे, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एलियंस इन डायग्राम्स को देखकर कैसे ऑपरेट करना है इस मशीन को। इन डायग्राम की थोड़ी इंग्लिश ट्रांसलेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि एक्चुअली में किस डायग्राम का क्या मतलब है। फोनोग्राफ को ऑपरेट करना ऐसे कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। एलियन को समझना होगा कि हम इस डिस्क को लें, इस डिस्क को यहाँ डाल, इसके ऊपर ये सुई लगा दें। लेकिन सबसे मुश्किल काम होगा इन फोटोज को एक्चुअली देख पाना। जैसे फोटोज जो आपने अभी स्क्रीन पर देखी गोल्डन रिकॉर्ड में मौजूद है। साल 1977 में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती जो एनालॉग डिस्क पर इमेजेस को जेप जैसे फॉर्मेट्स में स्टोर सके। वॉयेजर के कंप्यूटर सिस्टम्स सिर्फ 69 किलोबाइट्स की जानकारी ही स्टोर कर सकते थे। 69 किलोबाइट्स होता है सिर्फ 0.07 मेगाबाइट। एक इमेज के लिए भी बहुत कम पड़ जाता है, 115 इमेजेस तो बहुत दूर की बात है। इसलिए नासा ने इन डिस्क्स पर इमेज डेटा शामिल करने के लिए एक नया तरीका सोचा। उन्होंने फोटो को स्क्रीन पर प्रोजेक्ट किया और एक टेलीविजन कैमरा से रिकॉर्ड करके उन वीडियो सिग्नल्स को ऑडियो वेवफॉर्म्स में बदल दिया, और ये फोटोज एक्चुअली में ऑडियो के फॉर्म में डिस्क्स में स्टोर्ड है। तो एलियंस अगर इन्हें देखना चाहते हैं तो उसकी रिवर्स प्रोसेस करना होगा। ऑडियो के फॉर्म में जो डेटा स्टोर्ड है उसे वापस इमेज में बदलना होगा। ये कैसे किया जाए, इंस्ट्रक्शंस इंटरस्टेलर एनवेलप पर दी गई, आप देखकर पढ़ सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी अपने आप में इतनी टेक्निकल और कॉम्प्लिकेटेड है कि इसे समझाने में एक अलग वीडियो लग जाएगा। तो डिकोड करने का झंझट छोड़िए, मैं आपको अब स्क्रीन पर दिखाता हूँ इस गोल्डन रिकॉर्ड में आखिर क्या मौजूद है। एक 15 तस्वीर को डिकोड किया जाएगा तो पहली तस्वीर सामने सफेद कैलिब्रेशन सर्कल, एक सिंबल ब्लैक एंड व्हाइट जो दो चीजें करती है। पहले खुद रिकॉर्ड के आकार को रिप्रेजेंट करती है और अपने आप में एक सिग्नल ही है कि डिकोडिंग सही तरीके से हुई है। इसके बाद आएंगी फोटोज, बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स की, फिजिकल यूनिट्स, क्वांटिटीज, डेफिनेशंस। फिर 2 सोलर सिस्टम पैरामीटर्स के डायग्राम्स आते हैं जो सन और तब के 9 प्लैनेट्स को दिखाते हैं। इस डायग्राम के बाद सोलर सिस्टम के कई सारे ऑब्जेक्ट्स की इंडिविजुअल फोटोज दिखाई जाती हैं, मरकरी, मार्स, अर्थ और जुपिटर। कुछ इमेजेस में एक्सप्लेनेटरी सिंबल्स जैसे कि मैथमेटिकल डेफिनेशन या केमिकल फॉर्मूलाज भी शामिल हैं। उदाहरण के लिए ये फोटोग्राफ जिसका टाइटल है इजिप्ट, रेड सी, सिनी पेनिनसुला एंड द नाइल। अर्थ एटमॉस्फेयर की कॉम्पोजिशन बताई गई। तस्वीर के ऊपर टैग दिया है एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन
बायोलॉजिकल एलिमेंट्स के मॉडल्स शामिल है, जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस। ये केमिकल एलिमेंट्स जीवन के आधार, लाइफ के फंडामेंटल ब्लॉक्स को दर्शाते हैं। डीएनए स्ट्रक्चर्स की भी दो तस्वीरें जेनेटिक ट्रांजिशन भी समझाती हैं। एक ऐसी चीज जो सभी लिविंग में मौजूद है। एक तस्वीर माइक्रोस्कोप सेल्स और के विजन को भी दिखाती है। इस बाकी 20 इमेजेस इंसानों की लाइफ को दर्शाती है, या कुछ इमेजेस ऐसी भी जो इंसानों की काबिलियत को दर्शाती है, जैसे मुंह का इस्तेमाल चाटने, खाने और पीने के लिए किया जाता है। साथ ही साथ फोटो यहाँ पर ग्रेट है कि कोई भी तस्वीर यहाँ पर इंसानों के नेगेटिव एस्पेक्ट को दर्शाती है। कॉन्फ्लिक्ट या वर्ल्ड वॉर या किसी भी वॉर जैसी चीज का कोई जिक्र नहीं किया गया है। एक बहुत ही होपफुल और पॉजिटिव साइड इंसान दर्शाई गई है तस्वीरों में। मानवता का एक आइडियल वर्जन, जैसा कार्ल सेगन 1978 की अपनी किताब मर्मर्स ऑफ अर्थ द वॉयेजर इंटरस्टेलर रिकॉर्ड में एक्सप्लेन किया। सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पे है, क्या कोई भी वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट कभी से एलियन पहुंचा है? अगर किसी एलियन स्पीशीज पहुंचेगी, एलियन स्पीशीज के पास इंटेलिजेंस होगा, इसको डिकोड करने के लिए नहीं। आपकी क्या राय है यहाँ पर? नीचे कमेंट्स में लिख कर बता सकते हैं। अब ये लिए वॉयेजर 1 का 1198 किलोमीटर पर आपकी स्पीड से जा रहा है। धरती लगभग 2500 करोड़ किलोमीटर दूर गहराइयों में। अनफॉर्चुनेटली ये है कि ज़्यादा दिन तक और चलने वाला नहीं है। इसकी पावर सप्लाई धीरे धीरे खत्म हो रही है। साइंटिस्ट का एस्टिमेट है कि 2025 ही इसकी पावर सप्लाई पूरी तरीके से खत्म हो सकती है। इससे हमारा कम्युनिकेशन जरूर खत्म हो सकता है, लेकिन इसके अंदर मौजूद गोल्डन रिकॉर्ड हमेशा के लिए शायद प्रिजर्व रहेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अगर पसंद आया दोस्तों, तो एलियन पर मैं एक और वीडियो बनाया एरिया 51 के ऊपर। आखिर क्या राज है एरिया 51 के पीछे, यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। धन्यवाद। मिला होगा क्योंकि एलियन के बारे में बताया गया है, तो हमें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और आप लोग को भी ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, इस छोटे भाई समझ के वीडियो को थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।